हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल एग्ज़ाम लक पर। जैसे कि साइंस की जो ब्रह्मास्त्र क्लास चल रही है उसमें आपको जो है हमने शानदार क्वेश्चन करवाए हुए हैं। उसी का जो है अगला पार्ट है, हमने अनसाल्ड से भी क्वेश्चन उठाए हैं और आपके एनसीईआरटी से भी उठाए हैं। तो सारे क्वेश्चन आपके इसमें कवर हो जाएंगे जो कि हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के अनुसार करवाने वाले हैं। यदि आप सारे वीडियो देख लेते हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में छूटने वाला नहीं है और आपको केमिस्ट्री के सारे ही एमसीक्यू हम करवा देंगे। इसके बाद फिर फिजिक्स का नंबर आएगा, फिर बायोलॉजी का नंबर आएगा, यानी सारे टॉपिक वाइज हम आपको एमसीक्यू करवाने वाले हैं। एक भी क्वेश्चन आपका बाहर जाने वाला नहीं है इस वीडियो से, ठीक है। तो आप जितने भी अगर वीडियो आज तक हो गए हैं आपने नहीं देखे हैं तो आप शुरू से जा कर के वीडियो को देख लीजिए, जिससे आपको शानदार परफॉर्मेंस के साथ आपको ये क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो पहला प्रश्न इसमें आप कहा गया है कि मैग्नीशियम धातु का वायु में जलना एक उदाहरण है। तो हम आपको बता दें कि मैग्नीशियम धातु अगर वायु में जल रही है तो वो एक कैसा होता है, एक रासायनिक परिवर्तन होता है। ऑप्शन बी सही होगा। तो रासायनिक परिवर्तन क्या होता है फ्रेंड्स, कि जब आप किसी को जला रहे हैं, मतलब कोई चीज़ अपने फिजिकल प्रॉपर्टी के अनुसार बदल जाती है, यानी एक अपने आकार और गुणों और संगठन को भी परिवर्तित कर लेती है। यानी एक चीज़ जो मान लो कोई वस्तु है वो दूसरे वस्तु में कन्वर्ट हो जाए। जैसे कि मान लो आपने कोयले को जलाया तो कोयला राख बन गया, आपने मोमबत्ती को जलाया तो जल गया, लेकिन मोमबत्ती पिघलना नहीं, मोमबत्ती जलना। तो ये मतलब अपने आकार को यदि चेंज कर लेता है तो वो रासायनिक परिवर्तन कहलाता है, समझ गए। लेकिन जो आकार को चेंज नहीं करता है, सिर्फ उसके गुणों में परिवर्तन नहीं होता है, सिर्फ तो मतलब अगर गुण और संगठन नहीं बदलते हैं, यदि आकार बदल जाता है बट गुण और संगठन नहीं बदलते हैं, तो वही रहते हैं, सेम रहते हैं, तो उसको हम कह सकते हैं कि वो आपका भौतिक परिवर्तन है। समझ गए दोस्तों। तो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन से भी क्वेश्चन आते हैं। तो आप जैसे कि आपका जंग लगना भी रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि जंग लगने में लोहे का भार बढ़ जाता है, आप जानते हैं। जिसमें लोहे के जंग का सूत्र होता है Fe2O3 और इनटू में XH2O, आप इसे जानते ही हैं, है ना। तो इसका भार बढ़ जाता है। तो आप एक काम करिएगा, अपने कॉपी में क्वेश्चन नोट करिएगा और बढ़िया से रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन की परिभाषा और उसके एग्जाम्पल जो हैं बढ़िया से बेहतरीन से याद कर लीजिएगा, जिससे आप एमसीक्यू क्वेश्चन अगर इससे आता है, इससे रिलेटेड आता है, तो आपका क्वेश्चन सही हो जाए। इसलिए आप प्लीज़ इसे ज़रूर पढ़ लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि इससे ज़रूर से ज़रूर क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या हमसे पूछ रहा है। अगला प्रश्न आपको देखो, हम जूम कर देते हैं। आप अपने मोबाइल को रिमूव मतलब रूट कर लीजिए, क्या बोलते हैं, सॉरी रूट नहीं, मतलब मोबाइल को जैसे कि आपने दोनों हाथों से पकड़ के मतलब करते हैं आप, टेढ़ा करते हैं, रूवेट करते हैं, जो भी बोलते हैं उसे, अब उसे कर लीजिए। मतलब अगर ऑटो में आप ऑटो रोटेट करते हैं तो आप जैसे ही आप दोनों तरफ कर लेंगे आपको बढ़िया दिखेगा। तो देखिए इसमें क्वेश्चन कह रहा है, यदि उत्पाद अधिक स्थायित्व रखते हैं तो रासायनिक अपक्रिया कौन सी होती है। संपन्न नहीं होती है, अत्यधिक तीव्र होती है, निम्न गति से होती है, कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो हम आपको बता दें कि यदि उत्पाद अधिक स्थायित्व रखते हैं तो रासायनिक जो अपक्रिया है वो संपन्न होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है। अगला प्रश्न आपसे दोस्तों पूछ रहा है कि जो एक क्रिया दी गई है अपक्रिया कि 2FeCl3 + 2H2O + Y और एरो 2FeCl2 + H2SO4 + 2HCl, यानी एक अपक्रिया आपको दी गई है। इस अपक्रिया में आपको ये बताना है कि Y का मान क्या होगा, यानी Y की जगह पर आप क्या रख सकते हैं, आपसे ये पूछा गया है। तो बताइए Y की जगह पर आप क्या रख सकते हैं फ्रेंड्स, क्या रख सकते हैं Y की जगह पर, आप जवाब दीजिए। तो आपको हम बता दें कि आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर y की जगह क्या रखा जा सकता है। यहाँ पर y की जगह देखो, ना तो हम S रख सकते हैं ना SO2, यानी यहाँ पर H2S रखा जा सकता है, जिससे ये अपक्रिया बैलेंस भी हो जाएगी। 2018 में पूछा गया है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि अमोनिया और हाइड्रोजन क्लोराइड संपर्क में आने पर क्रिया बनाते हैं तो क्या बनता है। यदि अमोनिया यानी NH3 और HCl इसमें आ जाता है तो इससे क्या बनता है। तो आपको हम बना दें
तो ये बनेगा NH4Cl, यानी जिसको हम नौसादर या अमोनियम क्लोराइड बोलते हैं, इसको हम नौसादर या अमोनियम क्लोराइड बोलते हैं, यानी NH4Cl क्या बनेगा दोस्तों, NH4Cl बनेगा, आप जानते हैं। तो इसका उत्तर होगा अमोनियम क्लोराइड। क्या होगा, अमोनियम क्लोराइड। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि फेरिक ऑक्साइड, आपकी स्क्रीन पर पूरा क्वेश्चन दिख रहा होगा, इसको हम थोड़ा सा इसको हम छोटा कर देते हैं। तो पूछा गया फेरिक ऑक्साइड कामा सल्फर डाइऑक्साइड तथा सल्फर ट्राइऑक्साइड निम्न में से किसका वियोजित रूप है, किसका वियोजित रूप है। आपसे ये प्रश्न पूछा गया है कि फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड तथा सल्फर ट्राइऑक्साइड निम्न में से किसका वियोजित रूप है। तो आप इसका जवाब दीजिए। तो हम बता दें आपको कि गर्म करने पर जब फेरस सल्फेट का क्रिस्टल जल त्याग देता है, यानी गर्म करने पर जब फेरस सल्फेट का क्रिस्टल जल त्याग देता है और क्रिस्टल का रंग बदल जाता है, तो पुनः गर्म करने पर यह फेरिक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड तथा सल्फर ट्राइऑक्साइड में वियोजित हो जाता है। ठीक है, तो ये कौन सा है, फेरस सल्फेट। समझ रहे हैं ना आप, फेरस सल्फेट जो इसका उत्तर होगा बिल्कुल सही होगा। आपको हम इसकी अपक्रिया बता देते हैं। यदि आप यहाँ पर FeSO4 लेते हैं, FeSO4, इसको अगर आप गर्म करते हैं दोस्तों, तो ये टूट जाता है Fe2O3 में, Fe2O3 प्लस SO2 और प्लस SO3 में बदल जाता है। ठीक है, तो इसको बैलेंस करने के लिए आपको यहाँ 4 लगाना होता है, यानी FeSO4 में 4 लगाएंगे, तो इसे जब हम हीट करते हैं यानी गर्म करते हैं तो Fe2O3 बनता है और SO2 प्लस SO3 बनता है। Fe2O3 को बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड, यानी ये है आपका फेरिक ऑक्साइड Fe2O3, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड, यानी फेरस सल्फेट को जब गर्म करते हैं तो ये बनता है, यानी जल को त्याग कर, यानी फेरस सल्फेट। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इस अभिक्रिया को आप अपनी कॉपी में ज़रूर नोट कर लीजिए। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपसे 6 नंबर क्या पूछ रहा है, रासायनिक अपक्रिया का वह प्रकार जिसमें अभिकारक यौगिकों के आयन एवं मूलक परस्पर विनिमय कर नए उत्पाद निर्मित करता है, क्या कहलाता है। जिसमें नए उत्पाद बनते हैं उसे हम क्या कहते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा उभय अपघटन अपक्रिया। क्या होगा, उभय अपघटन, यानी टूट जाता है, उभय अपघटन अपक्रिया इज राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है जो कि 8 नंबर है, 7 नंबर नहीं है इसमें। तो 8 नंबर है, निम्न में से कौन सी गैस को ताज़ा तेल के नमूने के लंबे समय तक परिरक्षण या भंडारण के लिए उपयोग किया जाता है। अब हम आपको बता दें कि चिप्स की पैकेट हैं, भोजन है, या किसी भी खाद्य पदार्थ को सुरक्षित रखना है तो उसे नाइट्रोजन गैस के द्वारा शुद्ध रखते हैं। नाइट्रोजन और हीलियम यदि मिला दिया जाए तो वो जल्दी ख़राब नहीं होता, नष्ट नहीं होता, इसीलिए नाइट्रोजन गैस इज राइट आंसर, हीलियम या नाइट्रोजन। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जो कि अनसाल्ट से लिए गए हैं, इसलिए इसमें नंबरिंग नहीं हुई है दोस्तों। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, पहला प्रश्न आपसे कि ABCD विलयनों के pH मान, ABCD विलयनों के pH मान क्रमशः 11 और 9.5 और 3.5 तथा 6.5 हैं। इनमें से सर्वाधिक क्षारीय विलयन कौन सा है, आप बताइए। देखिए, हम आपको बता दें कि सोरेनसन ने एक पैमाना दिया था। उन्होंने बताया था कि यदि pH मान 14 आता है तो वो उदासीन होता है, ये ठीक है, बहुत क्षारी होता है। यदि 7 आता है तो उदासीन होता है, यानी 14 आने पर बहुत अधिक क्षारी होता है, 7 आने पर उदासीन होता है। और हम आपको ये भी बता दें कि इस प्रश्न के अनुसार यदि हम आपको समझाएं तो ये एक मान लो पैमाना है, यहाँ पर हम 0 रख दें, यहाँ पर 7 रख दें, यहाँ पर 14। जैसे आप 7 से इधर 14 की ओर जाएंगे तो ये विलयन क्षारी होता जाएगा, 7 से 0 की ओर जाएंगे तो ये विलयन अम्लीय होता जाएगा। तो उसने आपसे पूछा है सर्वाधिक क्षारीय विलयन कौन सा है, तो आप बताइए। जो सबसे ज़्यादा होगा वही तो क्षारी होगा। यहाँ पर 3.5 अम्लीय होगा, 6.5 अम्लीय होगा, 9.5 क्षारी होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा क्षारी कौन होगा, 11 वाला, यानी पार्ट ए, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, यानी ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा।
अब आपसे अगला प्रश्न इन्होंने पूछा है, अगले प्रश्न की ओर हम जवाब आपको देते हैं कि अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है। पूछा गया निम्न में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित करती है। तो हम आपको बता दें कि जो विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन के नीचे आती हैं वो कभी भी अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाती। जो हाइड्रोजन से ऊपर हैं वो हाइड्रोजन को अम्ल से विस्थापित कर देती हैं। तो आपको हम बता दें यहाँ पर विस्थापित करती है ये पूछा गया है। तो आप ये बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। इसका सही जवाब क्या होगा, आप उत्तर दीजिए। बिल्कुल सही जवाब इसका क्या हो सकता है, आप कमेंट करके आंसर बताइए कि इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब क्या होने वाला है, कमेंट करके आप जवाब दीजिए। इसका सही जवाब क्या है, इसका सही जवाब क्या है, जल्दी से इसका जवाब दीजिए। इसका सही जवाब क्या है, इसका सही जवाब क्या है, आप इसका जवाब दीजिए कि इसका सही जवाब क्या है। जल्दी से इसका आंसर कमेंट करिए, जल्दी से इसका आंसर कमेंट करिए, बताइए कि इसका सही जवाब क्या होगा। जल्दी से जवाब दीजिए, इसका सही जवाब क्या है, हम आपका वेट कर रहे हैं। प्लीज़ कमेंट करिए, कमेंट करके इसका जवाब दीजिए कि इसका सही जवाब क्या है। तो हम आपको बता दें कि हाइड्रोजन के नीचे जो धातुएं आती हैं उसको हम कॉपर कहेंगे, Hg कहेंगे, Hg, Ag कहेंगे, प्लेटिनम कहेंगे, और आपका जो है Hg प्लेटिनम, Au भी होता है, सोना। इतनी धातुएं जो हैं हाइड्रोजन से नीचे स्थित हैं जो कि अम्ल से कभी भी हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाएंगी। एक बार आप फिर से समझ लीजिए कि हाइड्रोजन के नीचे कॉपर स्थित है, Hg स्थित है, प्लेटिनम स्थित है, Au स्थित है, ये सारी धातुएं आपकी स्थित हैं। ठीक है, तो ये जो हैं कभी भी हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाएंगी। लेकिन आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मैग्नीशियम जो बिल्कुल सही उत्तर होगा, जो कि हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा क्योंकि ये हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील है। ठीक है, इसका ए थर्ड ऑप्शन था, इसका फर्स्ट ऑप्शन था। और ग नंबर में पूछ रहा है निम्नलिखित में से किस यौगिक में एल्कोहली समूह उपस्थित है। तो हम आपको बता देंगे जो COOH होता है वो एसिड ग्रुप होता है। हाँ, और यहाँ पर जो आपका OH होता है एल्कोहली समूह, वो आपका एल्कोहली समूह होता है। यहाँ पर भी देखो यहाँ पर एल्कोहली तो ये भी है बट ये फिनाल है। ठीक है, तो एल्कोहली ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया है जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कि जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ कौन सा है। यानी जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए कौन सा उपयोगी पदार्थ आप प्रयोग करते हैं। जवाब दीजिए इसका कि जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए कौन से पदार्थ का उपयोग किया जाता है। तो हम आपको इसका जवाब बताएं तो इसका जवाब होगा विरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर का यूज जल को जीवाणु रहित बनाने में किया जाता है, जिसका रासायनिक फार्मूला होता है COCl2, जिसे हम ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं, COCl2। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर, सॉरी ये नहीं होता है, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। ये आप जानते हैं कि ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, आप बताइएगा। ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है बताइएगा, शायद यही होता है, मुझे कन्फ्यूजन हो गई है। तो आपको हम बता दें कि जो कैल्शियम होता है, कैल्शियम अगर इसके साथ आप बुझे चूने के साथ क्लोरीन की क्रिया करते हैं तो ये आपका CaOCl2 बनाता है, CaOCl2 बनाता है। तो ब्लीचिंग पाउडर यही होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है, यहाँ पर जवाब दीजिए। यहाँ आपसे पूछ रहा है धातु जो सरलता से ऑक्सीकृत हो जाता है, धातु जो सरलता से ऑक्सीकृत हो जाता है वो कौन सा है। बताइए कौन सा धातु सरलता से ऑक्सीकृत हो जाएगा। अब हम आपको बता देंगे ना, कॉपर ऑक्सीकृत होता है जल्दी से। ठीक है, कॉपर क्योंकि हाइड्रोजन नीचे है, सिल्वर भी नहीं होता है, प्लेटिनम भी नहीं होता है, लेकिन एल्युमिनियम हाइड्रोजन से ऊपर स्थित है, इसीलिए एल्युमिनियम ज़्यादा ऑक्सीकृत हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बताइए, अगला प्रश्न क्या होगा, जवाब दीजिए। तो अगला प्रश्न आपका होगा ब्यूटेनोन। ब्यूटेनोन क्रियात्मक समूह किसमें होता है। तो आपको बता दें जो CO ग्रुप होता है उसे ओन बोलते हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर होगा। आप जानते ही हैं इसका जवाब।
तो चलिए अब इसके हम तीनों ऑप्शन आपको बता देते हैं कि पहला ऑप्शन इसका कौन सा सही होगा, विरंजक चूर्ण, दूसरा एल्युमिनियम, तीसरा आपका CO ग्रुप। तो इसे कहीं भी आप कॉपी में नोट कर लीजिए, बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, शुद्ध जल का pH मान कितना होता है। हम बताए थे ना, जल क्या होता है, उदासीन, इसीलिए शुद्ध जल का pH मान कितना हो जाएगा, शुद्ध जल का pH मान 7 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ सामान्य ताप पर ही अभिक्रिया कर लेती है। कौन सी धातु जल के साथ सामान्य ताप पर ही अभिक्रिया कर लेती है, बताइएगा कौन सी धातु है ऐसी जो जल के साथ सामान्य ताप पर भी अभिक्रिया कर लेती है। तो इसका सही उत्तर होगा सोडियम। क्या होगा, सोडियम सामान्य ताप पर जल के साथ अभिक्रिया कर लेती है। इसके बाद हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है कि हाइड्रोजन आयन सांद्रण 10 जो है H की प्लस बराबर कितना है, 10 की पावर -5 मोल पर लीटर। तो pH मान कितना होगा, तो आपको हम बता दें जो भी इसकी पावर में दिया जाता है वही इसका pH मान होता है। आंसर इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए 5 उत्तर होगा। क्या होगा, 5 उत्तर होगा, इसका जवाब होगा 5। ठीक है, अगला प्रश्न है कि 2FeCl3 प्लस H2O प्लस X एरो 2FeCl2 प्लस H2SO4 प्लस 2HCl रासायनिक अभिक्रिया कोई दी गई है। इसमें आपसे पूछा गया है X की जगह पर क्या आएगा। तो बताइए, इसका जवाब दीजिए कि X की जगह पर क्या आएगा, X की जगह पर क्या आने वाला है। इसका कमेंट करिए, इसका जवाब दीजिए, बताइए इसका जवाब क्या होगा, जल्दी से बताइए इसका जवाब क्या होगा। तो हम आपको इसका आंसर बता दें, इसका जवाब होगा SO2। क्या होगा, SO2। एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या होता है। एसिटिक अम्ल का रासायनिक फार्मूला है CH3COOH। तो इसका IUPAC नाम आपसे पूछा है तो आप जानते हैं 2 कार्बन है इसके पास, और ये कैसा ग्रुप है, एसिटिक ग्रुप है, इसीलिए इसे कहेंगे एथेनोइक अम्ल। क्या कहेंगे, एथेनोइक अम्ल। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, एल्कीन श्रेणी का प्रथम सदस्य कौन सा है। एल्कीन श्रेणी का प्रथम सदस्य बताना है आपको कि एल्कीन श्रेणी का प्रथम सदस्य कौन सा है। तो एल्कीन अगर जिसमें डबल बॉन्ड पाया जाता है उसी को हम कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में एल्कीन होता है। तो देखो, मेथेन तो होगा नहीं, एल्केन होता है, एथेन भी नहीं होगा, एसिटिलीन भी नहीं होगा क्योंकि ये आपका एल्काइन होता है, इसीलिए एथिलीन इज राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ सामान्य ताप पर क्रिया करती है। अभी ये ऑप्शन आया था, अभी रिपीट हो गया, सोडियम। अगला है, निम्न में प्रबल क्षार कौन सा है। तो आपको हम बता दें, इसका प्रबल क्षार आपका कौन सा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कौन सा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसमें तो पानी की मात्रा पाई जाती है, तो सबसे ज़्यादा जो क्षारी होगा KOH होगा। देखो दोस्तों, KOH ज़्यादा क्षारी होगा, उसके बाद कैल्शियम होगा, उसके बाद मैग्नीशियम, उसके बाद अमोनियम। तो सबसे ज़्यादा क्षारी होगा KOH। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, आपसे क्या पूछा गया है, इसको थोड़ा सा जूम नहीं करते हैं, नहीं दिखेगा नहीं आपको। मिश्र धातु कांसा में क्या होता है। मिश्र धातु कांसा में किससे मिलकर बनता है, यानी कांसा जो है किसकी मिश्र धातु है, आपको ये जवाब देना है। तो अगर आपको कांसा के बारे में बताना है आपको क्या होता है, जल्दी से जवाब दीजिए कि कांसा जो है किसकी मिश्र धातु है, यानी कांसा जो है किस मिश्र धातु से बना होता है, इसी का जवाब आपको देना है। तो बिल्कुल जवाब दीजिए आप, जल्दी से इस प्रश्न का जवाब दीजिए आप, जल्दी से इस प्रश्न का जवाब दीजिए आप कि इस प्रश्न का जवाब क्या होगा, इस प्रश्न का जवाब क्या होगा, बताइए इस प्रश्न का जवाब क्या होने वाला है। तो आपको हम बता दें कि मिश्र धातु कांसा जो है, मिश्र धातु जो कांसा है, इसका जवाब क्या होने वाला है, तो कापर और टिन, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला पूछ रहा है, सिल्वर नाइट्रेट विलयन में तांबे के छीलन डालने पर विलयन नीला हो जाता है, इसका कारण क्या है। विलयन नीला हो जाता है, इसका कारण क्या है। तो आपको बता दें, इसका कारण है कापर में 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इसके कारण विलयन का रंग नीला हो जाता है, क्योंकि ये अनुचुंबकीय नहीं प्रचुंबकीय होता है। ठीक है,
निम्नलिखित में असंतृप्त यौगिक कौन सा है? तो आपको हम बता दें, संतृप्त यौगिक वो होता है जिसमें सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, लेकिन असंतृप्त यौगिक वो होता है जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। तो बताइए इसमें निम्नलिखित में असंतृप्त यौगिक कौन सा होगा? आप जवाब दीजिए। तो आपको हम बता दें, ये वाले असंतृप्त नहीं होंगे, ठीक है, इनको क्योंकि ये बैलेंसी के हिसाब से लगे हैं, तो इसमें डबल बॉन्ड उपस्थित है। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है? निम्न में से कौन सा पदार्थ ऊर्ध्वपातन करता है? निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऊर्ध्वपातन करता है? बताइए, जवाब दीजिए। तो कौन सा पदार्थ? अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड इज राइट आंसर। सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस अधिकता मात्रा से प्रवाहित करने पर क्या प्राप्त होता है? जल्दी से जवाब दीजिए। क्या प्राप्त होता है? प्रवाहित करने पर क्या प्राप्त होता है? जल्दी से इसका जवाब दीजिए। इस प्रश्न का जवाब दीजिए जल्दी से। क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब? इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया है, सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन होता है। सल्फर डाइऑक्साइड विलयन का जलीय विलयन कैसा होता है? जवाब दीजिए इस प्रश्न का कि सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन कैसा होता है। सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन कैसा होता है? जल्दी से इसका जवाब दीजिए कि सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन कैसा होता है। आपके पास 10 सेकंड हैं, जवाब दीजिए इस प्रश्न का कि सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन कैसा होता है। जल्दी से जवाब दीजिए इस प्रश्न का। आपके प्रश्न का जवाब का हम इंतज़ार कर रहे हैं। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए इस प्रश्न का जवाब क्या होगा। जल्दी से कमेंट करके प्रश्न का जवाब दीजिए कि इस प्रश्न का जवाब क्या होने वाला है। जल्दी से जवाब दीजिए, कमेंट करिए आप लोग कि सल्फ़र डाइऑक्साइड का जलीय विलयन कैसा होता है। जवाब दीजिए, जल्दी से जवाब दीजिए। इस प्रश्न का जवाब दीजिए आप लोग। इस प्रश्न का जल्दी से जवाब दीजिए आप लोग। तो इस प्रश्न का जवाब दीजिए, सल्फर डाइऑक्साइड कैसा होता है? उभयधर्मी होता है, उदासीन होता है, क्षारीय होता है, अम्लीय होता है? इस प्रश्न का आप लोग जवाब देंगे कमेंट बॉक्स में। इसका ये आपका HW होने वाला है, ठीक है। तो आप लोग इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। HW है आपका। अगला पूछा है, आधुनिक आवर्त सारणी का वर्गीकरण किस आधार पर था? तो आपको हम इसका जवाब बता दें, परमाणु क्रमांक के आधार पर। ब्यूटेनोन में क्रियात्मक समूह कौन सा होता है? तो ऑप्शन नंबर B ओन होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, 1 बिलियन में सांद्रण जो है इतना दिया गया है। अभी ये क्वेश्चन आया था 10⁻12, तो इसका pH मान क्या होगा? आपको हम बता दें, 14 में से जैसे ही आप 12 घटाएंगे तो 2 इसका राइट उत्तर आएगा। ऑप्शन नंबर A इज़ राइट आंसर। अगला प्रश्न क्या होगा? K2SO4 इंटू L2SO4 का होल फ्रेक्शन 24H2O, जो कि पोटास एलम यानी एल्यूमिनियम किस फिटकरी का सूत्र दिया गया है। जल में घोलने पर बनने वाले आयन बताइए कौन कौन से हैं? जल में घोलने पर कौन सा आयन देगा ये? जल में घोलने पर कौन सा आयन देगा ये? आप लोग जवाब दीजिए इस प्रश्न का कि जल में घोलने पर कौन सा आयन बनाएगा। जल में घोलने पर ये कौन सा आयन बनाएगा? जवाब दीजिए इस प्रश्न का कि जल में घोलने पर ये कौन सा आयन बनाता है। बताइए इस प्रश्न का जवाब दीजिए कि जल में घोलने पर ये कौन सा आयन बनाएगा। जल्दी से जवाब दीजिए। जवाब दीजिए इस प्रश्न का कि जल में घोलने पर कौन सा अम्ल बनाएगा। जल्दी से जवाब दीजिए इस प्रश्न का। जल्दी से इस प्रश्न का आप लोग जवाब देंगे कि जल में घोलने पर कौन सा बनाएगा ये। जल्दी जवाब दीजिए। आप लोगों का हम आंसर देख रहे हैं कि कोई कमेंट नहीं कर रहा है। कमेंट करके बताइए कि कौन सा प्रश्न इसका सही होगा। जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, जल्दी से जवाब दीजिए, जल्दी से बताइए, जल्दी से जवाब दीजिए। तो आपको हम बता दें कि ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। K+Al3+SO4 2- ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है? तो 2 होती है। ऑप्शन नंबर A इज राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है? अगला प्रश्न पूछा गया है कि कांसे की प्रतिमाएं बनी होती हैं, यानी कांसे की जो प्रतिमाएं हैं वो किसकी बनी होती हैं? आप लोग कमेंट करके जवाब बताइए
कि कांसे की प्रतिमाएं किसकी बनी होती हैं? प्लीज़ कमेंट करिएगा, कैसी बनी होती हैं? जल्दी से जवाब दीजिए इस प्रश्न का, जल्दी से जवाब दीजिए इस प्रश्न का, जल्दी से जवाब दीजिए कि कांसे की प्रतिमाएं किसकी बनी होती हैं। प्लीज़ कमेंट करिएगा, इसका जवाब दीजिए कि कांसे की प्रतिमाएं किसकी बनी होती हैं। जल्दी से जवाब दीजिए, कांसे की प्रतिमाएं किसकी बनी होती हैं। बिल्कुल सही उत्तर बताइए आप लोग। मैं देख पा रहा हूँ कि कोई कमेंट नहीं कर रहा है। तो अभी आपके सामने ये एक ऐसा क्वेश्चन आया था कि कांसा किससे मिलकर बना होता है? कापर और टिन से मिलकर बना होता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। बहते हुए रक्त को रोकने में उपयोगी यौगिक कौन सा है? जो रक्त को रोक देता है, उसका सही जवाब बताइए कौन सा होगा। बहते हुए रक्त को कौन रोक देता है? जल्दी से जवाब दीजिए, बहते हुए रक्त को कौन रोक देता है? तो यहाँ पर फिटकिरी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। मार्स गैस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? जवाब दीजिए। मार्स गैस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? जवाब दीजिए। तो बताएं आपको, मेथेन होता है इज राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कॉपर पराइड को वायु में गर्म करके सल्फर को दूर करने की क्रिया को क्या कहते हैं? कॉपर पराइड को वायु में गर्म करके सल्फर को दूर करने की क्रिया को क्या कहते हैं? जल्दी से जवाब दीजिए। कॉपर पराइड को गर्म करके वायु में गर्म करके सल्फर दूर करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जल्दी से जवाब दीजिए, जल्दी से इस प्रश्न का जवाब दीजिए। तो इसको हम कहते हैं भर्जन। क्या कहते हैं? भर्जन। इसका सेकंड इज राइट आंसर। आगे प्रश्न पूछा गया आपसे, अगले प्रश्न का जवाब दीजिएगा आप। क्या पूछा आपसे कि निम्नलिखित में से प्रबल वैद्युत अपघटन नहीं है? बताइए कौन सा प्रबल वैद्युत अपघटन नहीं है? जवाब दीजिए। तो इसका ऑप्शन थर्ड होगा हाइड्रोजन सल्फाइड। एक अल्कोहल और अम्ल के साथ होने वाली अपक्रिया क्या कहलाती है? एक अल्कोहल और अम्ल के साथ होने वाली अपक्रिया क्या कहलाती है? तो ये अपक्रिया क्या कहलाती है? जवाब दीजिए इस प्रश्न का। तो यह अपक्रिया क्या कहलाएगी? एस्टरीकरण कहलाती है दोस्तों, एस्टरीकरण। क्योंकि अल्कोहल को अम्ल के साथ, यदि किसी भी अम्ल एस्टिक अम्ल के साथ आप कराएंगे अल्कोहल को, तो उसे एसीटेट बनता है, एस्टर बनता है, इसीलिए उसे हम कहा जाता है एस्टरीकरण। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्न में से कौन सा पदार्थ ऊर्ध्वपातन का गुण प्रदर्शित करता है? तो अमोनियम क्लोराइड इज राइट आंसर। और भी आप ऊर्ध्वपातन के एग्जाम्पल कमेंट करके बताइए कि और कौन कौन सा ऐसा यौगिक है जो ऊर्ध्वपातन करता है, बताइए। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस अधिकता प्रवाहित करने पर क्या प्राप्त होता है? बताइएगा, जल्दी से जवाब दीजिएगा कि क्या प्राप्त होता है। जल्दी से जवाब दीजिए इस प्रश्न का, जल्दी से इस प्रश्न का आप जवाब दीजिए कि क्या हो सकता है इस प्रश्न का जवाब। जल्दी से बताइए कि क्या हो सकता है इस प्रश्न का जवाब। जल्दी से बताइएगा इस प्रश्न का जवाब क्या होगा। तो आपको हम बता दें, सोडियम बाइकार्बोनेट इस प्रश्न का जवाब होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, आपको हमने इतने प्रश्न आपको करवा दिए जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। आप इन्हें ज़रूर कॉपी में नोट कर लेना, जिससे आपको यूपी बोर्ड में कोई भी परेशानी नहीं होगी। अब हम इम्पॉर्टेंट आईपीएससी के नेम कुछ करवाने वाले हैं जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, इन्हें देखें और समझें आप। तो पहला आपसे पूछा गया है फॉर्मेल्डिहाइड, HCHO का आईयूपीएसी नाम पूछा गया है। तो इसका जवाब दीजिए, बताइए क्या होगा। तो आपको बता दें ये कौन सा ग्रुप है? ये आपका एल्डिहाइड ग्रुप है, जिसमें एक कार्बन है, इसीलिए इसे हम इसके अनुलग्न में जो जोड़ा जाता है उसको कहते हैं अल। क्या कहते हैं? अल। इसीलिए इसका नाम होगा मेथेनल। क्या होगा? मेथेनल। समझ गए आप? मेथेनल इसका जवाब होने वाला है। इसका जवाब क्या होने वाला है? लिख लीजिएगा कहीं कॉपी में। इसका जवाब होगा मेथेनल। क्या होगा? मेथेनल इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न आपको दिया गया है, जो कि आप देखिएगा, यहाँ पर ये भी है लेकिन यहाँ 2 कार्बन हैं, तो इसे बोलेंगे एथेनल। क्या बोलेंगे? एथेनल। ठीक है, अगले स्लाइड में चलते हैं। अगले स्लाइड में आपसे प्रश्न क्या पूछा गया है? देखिए यहाँ पर पूछा गया है अल्कोहल, यानी OH का मतलब होता है ऑल। आप समझते हैं, इसे आईपीएससी लिखते समय ऑल बोलते हैं। तो 2 कार्बन है, इसीलिए इसका आईपीएससी नाम होगा एथेनॉल। क्या नाम होगा?
एथेनॉल नाम होगा। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर आपसे एसिटिक ग्रुप का पूछा गया है, तो इसका आप कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दीजिएगा। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, जवाब दीजिएगा। अगले स्लाइड में चलते हैं जिसमें आपसे कीटोन का पूछा गया है, तो ये भी आपका होमवर्क रहेगा क्योंकि आपको हमने आईपीएससी पढ़ाई है। ठीक है, इसके बाद ये एसेटर ग्रुप है, इसका भी आप कमेंट करिएगा, जवाब दीजिएगा। ये सारे प्रश्नों का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आपको ये प्रश्नों के जवाब आते हैं तो आप हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सअप कर सकते हैं 9696 094 पर। ये मोबाइल नंबर पर आप इसे कमेंट करके बताइएगा। इस मोबाइल नंबर पे भी इसका अपने कॉपी में नोट करके नाम लिख करके भेज दीजिएगा। यदि आपको नहीं आता है तो इसका सलूशन आपको व्हाट्सअप पर भी मिल जाएगा। ठीक है, यदि आप इसकी पीडीएफ लेना चाहते हैं तो पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। व्हाट्सअप पर आप कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपको पीडीएफ चाहिए। ठीक है, तो आपको हमने आज ये क्लास करवा दी। अब आप इन्हीं प्रश्नों के जवाब देना, आपको इसको बताना है, अभी इसी वक्त बताना है कि ये कौन सा असंतृप्त होता है कि ये संतृप्त होता है। जवाब दीजिए और इसका आईपीएससी नाम क्या है, अभी कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप प्लीज़ इसे कमेंट करें और अपना रिस्पांस ज़रूर दें कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। जितने भी हमने क्वेश्चन आपको कराए हैं, जो भी 30 हों या 32 हों या 20 हों 25 हों, जितने भी करवाए हैं उनमें से आप कितने सही किए हैं उसका स्कोर आप अभी कमेंट करके बताइए। और जब वीडियो ऑफलाइन हो जाए तो इसके नीचे भी आप कमेंट करिए, जिससे आपको हमें पता चले कि आप कितना स्कोर आप कर रहे हैं। और हाँ, अगर आप पूरे शेड्यूल के साथ इस क्लास को लेना चाहते हैं तो आप इस क्लास से जुड़ना ना भूला करिए और टाइमली बिल्कुल आ जाइए करिए, क्योंकि लाइव में जो होता है वो ऑफलाइन में नहीं मिल पाता दोस्तों। ठीक है, चलिए, तो आपको सभी को आपको क्लास देखने के लिए धन्यवाद। और आप वीडियो यदि आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें, दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। और चैनल पर यदि पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ठोक कर लाइक करें, जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़े और रीच अगर चैनल को आती है, यदि आप सब्सक्राइबर बढ़वाते हैं हमारे, और यदि आप इसी तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो आप सब्सक्राइबर ज़रूर बढ़वाइए प्लीज़ दोस्तों। और आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे हमारे मोटिवेशन बने और हम आपको शानदार क्लास देते रहें। और फर्स्ट ईयर की भी क्लास दें आपको, इंटर में जब पहुंचे तो इंटर की भी क्लास दें आपको। इसके बाद आपको कंपटीशन तक हम इसमें पढ़ाएंगे, आपका साथ नहीं छोड़ेंगे जब तक कि आपकी एक अच्छी सरकारी नौकरी नहीं लग जाएगी। यदि आप 9th क्लास से जुड़ करके हमारे साथ जुड़े रहते हैं 3-4 सालों तक तो आपको बेहतरीन कॉन्टैक्ट मिलने वाला है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, ठीक है, अब चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।